हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं चैप्टर 4 जो है क्लास 9 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। किस तरह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बड़े बड़े संस्थान जो हैं, उनकी वर्किंग किस तरह से होते हैं, काम किस तरह से होते हैं, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओवरव्यू में हम देखेंगे डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट द पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि पीपल्स अपने रूलर्स को इलेक्ट कर लें, मतलब पसंद कर लें या उन्हें सेलेक्ट कर लें। इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं उन्हें कुछ रूल्स और कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। They have to work with and within institution. उन्हें इंस्टीट्यूशन के साथ और इंस्टीट्यूशन के अंदर रहकर ही काम करना होता है। This chapter is about the working of such institution in a democracy. इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह से ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो है डेमोक्रेसी में वहां पर वर्किंग होती है। We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country. और ये हम सीखेंगे या जानेंगे कैसे, तो हमें वो देखना है कि किस मैनर में बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं हमारी कंट्री में। We also look at how disputes regarding these decisions are resolved. हम ये भी देखेंगे कि बहुत बार ऐसे डिसीजंस लेने में बहुत बार कह सकते हैं डिस्प्यूट्स आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और वो मुश्किलें कैसे रिजॉल्व होती हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। In this process, we come across 3 institutions that play a key role in major decisions. और इस प्रोसेस में हम 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बड़े बड़े डिसीजंस में। पहला है लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। You have already read something about this institution in earlier classes. पहले की क्लासेस में भी हमने इस तरह से इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा है। Here we shall quickly summarize those and move on asking larger questions. यहाँ पर हम बहुत ही शॉर्टकट में या समराइज वे देखेंगे जो हमने पहले पढ़ा है उसका, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे लार्जर क्वेश्चंस की तरफ। In the case of each institution we ask, हर केस में मतलब हर इंस्टीट्यूशन के केस में हम पूछेंगे what does this institution do? वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन क्या करता है? How is this institution connected to other institutions? अदर 2 इंस्टीट्यूशन से ये वाला इंस्टीट्यूशन कैसे कनेक्ट है? What makes its functioning more or less democratic? ऐसी कौन सी चीज है जो उनकी फंक्शनिंग को ज्यादा या कम डेमोक्रेटिक बनाती है? The basic objective here is to understand how all this institution together carry on the work of government. जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारा यहाँ जानने का कि किस तरह से ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस एक साथ काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए। Sometimes we compare this with similar institutions in other democracies. और कभी कभी हम कंपेयर करते हैं ये सेम इंस्टीट्यूशन को अदर डेमोक्रेसी के साथ कनेक्ट करके। In this chapter we take our example. और इस चैप्टर में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द नेशनल लेवल गवर्नमेंट कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन वर्किंग ऑफ नेशनल लेवल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट और जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स लेने हैं एक नेशनल लेवल गवर्नमेंट के जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स लेने हैं और जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। While reading this chapter, you can think of and discuss example from working of the government in your state. जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को आप सोच सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को जो गवर्नमेंट आपके एरिया में वर्क कर रही है उनके बारे में। लेट्स स्टार्ट। हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन? किस तरह से बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस जो होते हैं वो लिए जाते हैं। अ गवर्नमेंट ऑर्डर, एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है। ऑन August 13, 1990, 13 अगस्त 1990 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू दिया था। इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम और उसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जैसे कि सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं उन्हें भी ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है, उस तरह से इसे भी कहा जाता है। इट हैड अ नंबर एंड इज नोन बाय दैट। और जैसे कि सारे के सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स में कुछ नंबर होते हैं और वो इस नंबर से ही जाने जाते हैं, तो इसको भी ऑफिस मेमोरेंडम को भी इसी तरह का एक नंबर दिया था जो था OM नंबर, दैट इज 36012/31/19 EST। SCT मतलब ये थे सोशल कास्ट के लिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए यह लिखा हुआ है। डेटेड 13/8/1990। ये 13 अगस्त 1990 का कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर था जो इशू किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू।
The joint secretary and officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel और पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर। और ये जो था ये एक जॉइंट सेक्रेटरी के लिए था जो ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, वो बहुत ही छोटा था, बेयरली 1 पेज, सिर्फ 1 पेज का ऑर्डर था। इट लुक लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल। और बिल्कुल सिंपल था, एक रेगुलर जो हमारे स्कूल्स में बहुत बार नोटिस आती है उस तरह के पेज पर वो लिखा हुआ था। द गवर्नमेंट इशूड हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स। गवर्नमेंट जो है करीब 100 से ज्यादा ऑर्डर्स जो है हर दिन देती है अलग अलग मैटर्स पे। बट दिस वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। लेकिन ये जो ऑर्डर था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर था और ये बहुत सालों तक एक कंट्रोवर्सी का विषय बन गया, मतलब लड़ाई झगड़े का या वाद विवाद का विषय बन गया था। Let us see how the decision was taken and what happened later. अब हम देखेंगे कि किस तरह से डिसीजन लिया गया और बाद में क्या हुआ। देख सकते हैं यहाँ पर ये वही वाला ऑर्डर है जिसका फोटो हमें यहाँ दिया गया है। सब्जेक्ट है 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें 27% रिजर्वेशन देना होगा गवर्नमेंट को सीट्स में। इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज, मतलब सिविल की पोस्ट और सर्विसेज के लिए 27% सीट्स जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रखनी होंगी। इन अ मल्टीपल अंडुलेटिंग सोसाइटी लाइक आवर्स, मतलब हमारी जो सोसाइटी है जिसमें अलग अलग धर्म के अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, तो हमारी ऐसी सोसाइटी में अर्ली अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस एज एंश्रीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मस्ट। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो अचीवमेंट है बहुत जल्दी अर्ली अचीवमेंट जो है ऑब्जेक्टिव का हमारे सोशल जस्टिस का, ये एंश्रीन हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है जिसे मंडल कमीशन कहा जाता है, वो इस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद Government with this purpose in view which submitted its report to the Government of India in 31st November 1980, जिन्होंने एक रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 31 दिसंबर 1980 को। गवर्नमेंट हैव केयरफुली कंसिडर्ड द रिपोर्ट, गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ा और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली कंसिडर किया। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन इन द present context regarding the benefit to be extended to the socially and educationally backward classes as opined by the commission and are of the clear view that the outset certain weightage has to be provided to such classes in the services that the union and their public undertakings accordingly orders are issued as follows। गवर्नमेंट ने उनकी रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ा, बहुत ही ध्यान से समझा एंड देन फिर गवर्नमेंट को लगा कि कुछ बेनिफिट्स जो है वो एक्सटेंड करनी चाहिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और गवर्नमेंट ने उसके लिए फिर डेफिनेटली उनकी रिपोर्ट के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और इस तरह से गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स जो थे वो इशू किए। 27% of the vacancies in civil posts and services under the government of India shall be reserved for SEBC। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए कि 27% जो सीट्स होंगी, वैकेंसीज होंगी सिविल पोस्ट और सर्विसेज के लिए, वो SEBC वाले लोगों के लिए रिजर्व होगी। एक और लेटर था यहाँ पर, ये भी दिया गया जिसका सब्जेक्ट है रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो थी उसमें भी सिविल पोस्ट और सर्विसेज के लिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए रिजर्वेशन कुछ देना है, ऐसा भी एक और रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आया था जिसके लिए गवर्नमेंट ने इशू किया था एक ऑर्डर। दिस ऑर्डर अनाउंस अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, और ये जो ऑर्डर था इसने अनाउंस किया था कि बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन था। इट इज सेड दैट 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और उस ऑर्डर के थ्रू ये पता चला था कि 27% सीट्स जो हैं सिविल और सिविल पोस्ट और सर्विसेज के लिए वो SEBC लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई है। SEBC is another name of all those people who belong to caste that are considered backward by the government। SEBC एक तरह से ऐसी कास्ट भी मानी जाती है जो बैकवर्ड मानी जाती है दूसरी कास्ट की तरह। The benefit of the job reservation was still then available only to scheduled caste and scheduled tribe। और ये जो बेनिफिट था ये जॉब रिजर्वेशन का उसके बाद से आज तक सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए ही अवेलेबल था। Now a new third category
कॉल्ड SEBC वॉज इंट्रोड्यूस। मतलब जब तक ये ऑर्डर पास नहीं हुआ था तब तक सिर्फ SC और ST वाले लोगों को ही ये रिजर्वेशन का फायदा मिलता था। फिर SEBC वालों की रिपोर्ट के बाद में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें ये थर्ड कैटेगरी जो थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस वो भी इंक्लूड हुई। ओनली पर्सन्स हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वेर एलिजिबल फॉर दिस कोटा। और वही लोग जो लोग बैकवर्ड क्लासेस में बिलोंग करते हैं वही लोगों को इसका फायदा मिल सकता था, जो कि 27% जॉब्स थी। अदर कुड नॉट कम्पीट फॉर दिस जॉब। कोई अदर पर्सन जो है बैकवर्ड क्लासेस के अलावा जो पर्सन है वो इस 27% सीट्स के ऊपर अपना हक नहीं जमा सकते थे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। द डिसीजन मेकर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।